म्यूजिक की आवाज़ ऋषभ के कानों में पड़ी तो ऋषभ को होश आया। उसकी नज़र नन्ही पर थी, जो मुस्कुराहट के साथ ऋषभ को ही देख रही थी। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। महक की नन्ही है, यह बात उसे रास नहीं आई। वो गुस्से से लाल आंखें लिए एकटक नन्ही को देख रहा था। क्या हुआ राय साहब? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? जानती हूँ बहुत बड़ा झटका लगा है आपको। एक बार तो अपनी पत्नी की सूरत देख ली होती तो आज आपके चेहरे पर यह भावना होते। और ऐसे मत देखिए, सबकी नज़र आप पर ही है। नन्ही ने एक कातिल मुस्कान के साथ कहा। ऋषभ ने सब तरफ देखा तो सबकी नज़र उस पर ही थी। आज पहली बार वो खुद को कमज़ोर समझ रहा था नन्ही के आगे। पर वो खुद को मजबूत करके एक बार फिर वो नन्ही की तरफ बढ़ा और उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब किया और डांस करने लगा। सब मेहमान उन्हें देख रहे थे। राय फैमिली भी उनको साथ देखकर खुश थी। पर राधिका अपने गुस्से को दबाकर बैठी थी। ऋषभ की बाहों में नन्ही का होना उसे तोड़ रहा था। नन्ही ऋषभ को कमज़ोर करना चाहती थी, पर ऋषभ के बिहेवियर से नन्ही भी ऋषभ के साथ असहज महसूस कर रही थी। पर ऋषभ की पकड़ नन्ही की कमर पर और मजबूत होती जा रही थी। ऋषभ नन्ही के गले से होंठ लगाकर चूम रहा था, तो कभी अपने हाथ नन्ही की कमर से ऊपर डोरी तक फिरा रहा था। कभी नन्ही को किस करने की कोशिश भी कर रहा था। नन्ही खुद को ऋषभ से आज़ाद कराना चाह रही थी, पर सबके सामने वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। ऋषभ जब उसके गले के करीब आया तो नन्ही ने कहा, नन्ही ऋषभ से, छोड़ो मुझे। ऋषभ उसकी आंखों में देखकर, क्यों छोड़ दूँ तुम्हें? मुझे लगा था आप बदतमीज़ हैं, पर आप तो निहायत ही अव्वल दर्जे के बदतमीज़ हैं। नन्ही ने दांत पीसते हुए कहा। क्यों? पहले महक बनकर बोलती तो ठीक लगता, और अब तो बिल्कुल गलत बोल रही हो। अपनी पत्नी के करीब आना बदतमीजी कब से हो गई? ऋषभ नन्ही को करीब कर उसकी आंखों में देख डांस कर रहा था। नन्ही भी मजबूर होकर ऋषभ की ताल से ताल मिला रही थी। कुछ देर बाद गाना खत्म हो गया। सबकी तालियों की आवाज़ सुनकर ऋषभ ने नन्ही को छोड़ दिया। नन्ही ने चैन की सांस ली और आकर साधना के पास खड़ी हो गई। ऋषभ भी दूर से बस नन्ही को देख रहा था। नन्ही को ऋषभ की नज़र आज कांटों की तरह चुभ रही थी। सब तरफ ऋषभ और नन्ही की बातें हो रही थी। ऋषभ के ऑफिस के लोग, कुछ बिजनेस रिलेटेड लोग भी ऋषभ को शादी की बधाई दे रहे थे और साथ में नन्ही की खूबसूरती की तारीफ भी। पर ऋषभ सिर्फ नन्ही को देख रहा था। आज बहुत प्यारी लग रही हो, साधना ने नन्ही से कहा। नन्ही मुस्कुराकर, थैंक यू भाभी, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज, पर तुमसे कम। देखो आज ऋषभ भाई की नज़र बस तुम पर ही है। तुम दोनों का रिश्ता जल्दी ही अपनी मंजिल पा लेगा और मुझे यकीन है भाई अब तुम्हें पत्नी का दर्जा जरूर देंगे। बस तुम उनको समझना, उनका साथ देना, साधना ने नन्ही का हाथ थाम कर कहा। नन्ही बस ऋषभ को देख रही थी, मन में खुद से। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा भाभी, क्योंकि ऋषभ किस तरह के इंसान है ये आपको नहीं पता। उनका जो रूप मैं देख चुकी हूँ वो किसी ने नहीं देखा होगा। नफरत अब कभी प्यार में नहीं बदल सकती भाभी, कभी नहीं। सोच कर ही नन्ही की आंखें नम हो चली थीं। पार्टी खत्म हो गई। सब मेहमान जा चुके थे। सब अपने अपने रूम में थे। नन्ही रूम में अपना सामान बांध रही थी। ऋषभ रूम में आकर गुस्से से नन्ही की बांह पकड़कर, क्या कर रही हो तुम यहाँ? नन्ही ऋषभ को घूर कर, अपनी बांह छुड़ाकर, सामान पैक कर रही हूँ, जा रही हूँ इस घर से। तुम नहीं जा सकती, समझी तुम? ऋषभ ने उसका सामान बिखेरते हुए कहा। क्यों नहीं जा सकती? भूल गई तुम? तुमने ही तो आज कहा कि बहू हो तुम राय खानदान की, ऋषभ राय की पत्नी। तो तुम किससे पूछ कर जा रही हो? मेरी पत्नी हो तुम। मेरी इजाज़त के बिना घर से बाहर कदम नहीं रख सकती तुम, समझी? ऋषभ ने नन्ही को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। नन्ही का सर पास पड़ी टेबल से टकरा गया। ऋषभ ने देखा तो नन्ही के सर से खून निकलने लगा था। ऋषभ ने उसे उठाना चाहा, पर नन्ही ने ऋषभ के हाथ झटके और खुद उठने लगी। नन्ही ने एक बार ऋषभ को नम आंखों से देखा और रूम के बाहर चली गई। ऋषभ बैसाखी के सहारे नन्ही के पीछे आया, पर तब तक नन्ही हाल में पहुंच गई थी। शिवजी हाल में बैठे थे। नन्ही को देखकर उनकी नज़र जब नन्ही की चोट पर गई तो उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो नन्ही के पीछे खड़े ऋषभ के पास आए
और जोरदार तमाचा ऋषभ को मार दिया। ऋषभ अपने गाल पर हाथ रखकर शिवजी को देख रहा था। शिवजी ने ऋषभ से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? भूल गए तुम? क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें कि तुम औरत पर हाथ उठाओ? शिवजी की आवाज़ सुनकर सब बाहर आ गए। सबका ध्यान नन्ही के सर से बहते खून पर था। शिवजी चिल्लाकर, जवाब दो, यह सब? मुझे तो लगा था आज नन्ही को अपनी पत्नी के रूप में देखकर तुम्हारा दिल बदल गया होगा, तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लोगे। पर तुम तो क्या नहीं किया उस लड़की ने? तुम्हारी नफरत सही, तुमसे छुप कर रही, पर तुम्हें अपने अहंकार के आगे कुछ नजर नहीं आता। अगर ये शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर हुई थी तो नन्ही की मर्जी भी कहाँ शामिल थी? तुमने कभी ये सोचा क्या बीत रही होगी इस लड़की पर जिसका पति उसकी सूरत भी न देखना चाहता हो, फिर भी वो इस घर में हर रिश्ता ईमानदारी से निभा रही थी? जवाब दो। शिवजी को आज गुस्से में देखकर सब हैरान थे और नन्ही की हालत पर दुखी भी। रीना जी, शिवजी से, आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं रीना, आज मुझे इससे जवाब चाहिए, शिवजी ने रीना जी से कहा। ऋषभ बस नन्ही को गुस्से से भरी निगाहों से देख रहा था। नन्ही आगे बढ़कर, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, सब मेरी गलती है। ना मैं मंडप में आती, ना ये शादी होती। यह सब मेरी वजह से हो रहा है और अब मैं इस घर से जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम कहीं नहीं जाओगी मेरी इजाज़त के बिना, ऋषभ ने ऊंची आवाज़ में कहा। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जाऊंगी। और आप क्यों भूल गए राय साहब? आपने कहा था कि जिस दिन आपके सामने आ जाऊंगी, जिस दिन आप मेरी सूरत देख लेंगे, वो दिन इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। तो आज वो दिन आ गया है राय साहब, और मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। आप जैसे इंसान के साथ तो कभी नहीं। नन्ही दरवाजे की ओर बढ़ गई। साधना नन्ही के पीछे आकर, रुक जाओ नन्ही, तुम नहीं जा सकती, तुम बहू हो इस घर की। नन्ही पीछे मुड़कर साधना से, नहीं भाभी, मैं बहू जरूर थी पर पत्नी नहीं, और जब पत्नी ही नहीं रही तो बहू का रिश्ता भी नहीं रहा। मैं धोखे से इस घर में आई थी, पर आज मैं हर रिश्ते से आज़ाद होकर जा रही हूँ। ऋषभ नन्ही के पास आकर, तुम मेरी इजाज़त के बिना एक कदम नहीं रखोगी बाहर, और नन्ही को खींचकर ले जाने लगा। नन्ही ऋषभ को धक्का देकर, बस राय साहब, बहुत सह लिया मैंने। आज आपको याद आ गया कि मैं आपकी पत्नी हूँ, पर कल तक आप मेरी सूरत देखना पसंद नहीं करते थे। क्या नहीं किया आपने मेरे साथ? शादी की रात रूम से बाहर निकाल दिया, मुझसे कहा कि हजारों लड़कियां आपके बिस्तर पर बिछने के लिए तैयार हैं, बस मैं आपके बिस्तर के काबिल नहीं हूँ। आप चाहो तो इज्जत मिट्टी में मिला सकते, मेरी पति का हक जबरदस्ती ले सकते हैं आप, पर आपने किया नहीं, क्योंकि आप मुझे अपने बिस्तर के काबिल नहीं समझते थे। पर जब मैं महक बनकर आपके सामने आई, तब क्या किया आपने मेरे साथ? जबरदस्ती करने की कोशिश की। छी, कैसे मर्द हैं आप जो एक औरत के साथ? मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। ऋषभ नन्ही का गला दबाकर गुस्से से, क्या कहा तुमने? तुम्हें शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति हूँ? अहम और परम ने आकर नन्ही को ऋषभ से आज़ाद कराकर परम ने ऋषभ को थप्पड़ मारकर, यह क्या बदतमीजी है ऋषभ, और तूने जबरदस्ती करने की कोशिश की अपनी ही पत्नी के साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ऋषभ परम को धक्का देकर, भूलो मत भाई, ये पति पत्नी की आपस की बात है, आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। शिवजी ऋषभ का कॉलर पकड़कर, तुम ये सब करोगे, इतने गिर जाओगे, कभी सोचा नहीं था। सब ऋषभ को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। नन्ही रीना जी के पास आकर, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मेरा मकसद आप सबका दिल दुखाना नहीं था, मैं तो बस ऋषभ जी का सच सामने लाना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो आप सब, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर आप सबने मुझे कुछ माना है तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, मुझे जाने दोगे आप। नंदी ने शिवजी और रीना जी के पैर छुए और चली गई। सब वहीं बेबस होकर बैठ गए। राधिका एक तिरछी मुस्कान के साथ अपने रूम में चली गई। ऋषभ ने रूम में आकर रूम में सारा सामान फेंक दिया और मन में खुद से, ये तुमने अच्छा नहीं किया नन्ही, मुझे सबकी नज़रों में गिराकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने। पहले मुझ पर हाथ उठाकर और अब मॉम डैड की नज़रों में मुझे गिराकर। आज पहली बार डैड और भाई ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, ऐसी सज़ा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी।
मेरा नाम सुनकर भी। ये वादा है ऋषभ राय का खुद से। ऋषभ के नाम से भी कांप जाओगी तुम। जिंदा लाश बना दूंगा तुम्हें। मर मर कर जीने पर मजबूर कर देगा ये ऋषभ राय तुम्हें। दूसरी तरफ राधिका फोन पर। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो भी छोड़ गई ऋषभ को। हाँ हाँ, मुझे रिजेक्ट किया था ना राधिका सहाय को। उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं रहेगी मेरे अलावा। तुम बस उसका ध्यान रखना, नज़र रखना उस पर। और फ़ोन काट दिया। नन्ही व्यास हाउस के बाहर गार्डन में बैठी थी। वैभव खिड़की पर आया तो गार्डन में उसकी नज़र पड़ी। वहाँ किसी लड़की को देख वैभव चौंक गया। वैभव मन में, इस वक्त रात को ये लड़की कौन है और हमारे घर के गार्डन में अंदर किसने आने दिया। देखता हूँ। वैभव जल्दी से बाहर की ओर आया। लड़की की पीठ थी वैभव की ओर। वैभव धीमे कदमों से लड़की की ओर बढ़ गया और पीछे खड़े होकर, हे मिस, आप कौन? नन्ही आंखें बंद किए बैठी थी। नन्ही ने वैभव की आवाज़ सुनी तो झट से आंखें खोली और वैभव की तरफ मुड़ गई। वैभव ने नन्ही को उन कपड़ों में देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। नन्ही अभी भी ब्लैक साड़ी में थी। वैभव की नज़र नन्ही की चोट पर गई तो वैभव की मुट्ठियां एक बार फिर गुस्से से कस गईं। अगले ही पल नन्ही वैभव के गले लग गई। वैभव ने नन्ही के रोने की आवाज़ सुनी तो नन्ही को अलग करके उसका चेहरा थाम कर पूछा, क्या हुआ नन्ही, तुम रो क्यों रही हो? इतनी रात को यहाँ अकेले? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बोलो नन्ही। नन्ही की जबान लड़खड़ा रही थी। रोते रोते वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वैभव उसको गले लगाकर पीठ सहलाने लगा। उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। वैभव ने नन्ही को गोद में उठाया और घर के अंदर चला गया। अंदर आकर उसने मेड से पानी लाने के लिए कहा। जब तक मेड पानी लेकर आई, वैभव ने अपने मॉम डैड को फ़ोन करके हॉल में बुला लिया। नन्ही अभी भी बस रो रही थी। वैभव ने उसे पानी पिला दिया। नन्ही शांत हो गई पर चुप ही रही। मेघा और राजेंद्र जी भी आ गए। नन्ही की हालत देखकर दोनों हैरान हो गए। मेघा ने आगे बढ़कर नन्ही को गले लगा लिया। वैभव ने इशारे से मेघा जी को नन्ही को रूम में ले जाने को कहा। मेघा सिर हाँ में हिलाकर नन्ही को रूम में ले गईं। राजेंद्र जी वैभव का कंधा थपथपाकर अपने रूम में चले गए। वैभव बाहर गार्डन में आकर झूले पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। वैभव खुश है। क्यों हर दुख, हर तकलीफ मेरी नन्ही की लाइफ में ही है। जिस लड़की की आंखों में मैं नमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आज मेरे सामने इस हालत में है और मैं बेबस होकर बस देख रहा हूँ। क्यों? क्यों मेरी ज़िंदगी मेरे सामने बिखर रही है और मैं कुछ नहीं कर रहा? मैं उसको हर खुशी देने की चाहत रखता हूँ और वो खुद को दुख की आग में जलाने पर तुली है। क्यों? क्यों उसे मेरे नाम नहीं लिखा आपने भगवान? क्यों? क्यों उसकी मांग में मेरे नाम का सिंदूर नहीं सजने दिया? उस ऋषभ राय के नाम के सिंदूर ने मेरी नन्ही की जिंदगी बेरंग कर दी है। क्यों? वैभव बहुत देर तक रोता रहा। फिर उठकर अंदर आ गया। उसने गेस्ट रूम के बाहर से ही नॉक किया, पर नन्ही का कोई जवाब न मिलने पर वो अपने रूम में आकर खिड़की पर खड़ा होकर चांद को निहारने लगा। नन्ही भी खिड़की पर खड़ी चांद को निहार रही थी और सोच रही थी, क्या रंग दिखा रही है जिंदगी। बचपन से जिस शख्स की चाहत को समेटे बैठी थी, वो चाहत बिखरी भी तो इस तरह, जिसे कभी समेट ना पाऊंगी मैं। इंतजार का ये सिला मिलेगा सोचा न था। सूरत देख कर भी उन्हें मुझसे नफरत ही हुई। एक बार प्यार भरी निगाह से देख लेते मुझे, एक बार पत्नी की तरह मान देते तो सब कुछ भूलकर उनके रंग में रंग जाती मैं ही तो हर रिश्ता निभा रही थी। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की। फिर किस हक से रोक रहे थे मुझे? अपनी ईगो के चलते वो कुछ समझ नहीं पाते तो मुझे पत्नी का मान कैसे देंगे? पिया दी को मुझे समझकर शादी कर रहे थे। प्यार भी दी से करते होंगे, फिर भी क्यों जाते हैं किसी और लड़की के करीब? उनका ज़मीर उन्हें कचोटता नहीं होगा? पिया दी से प्यार का मान ही रख लेते। पर नहीं, हवस और रहम की ऐसी पट्टी बंधी है उनकी आंखों में, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे इस रिश्ते से आज़ाद होना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी। नन्ही की आंखें नमी लिए चांद को देखकर खुद से बात कर रही थी। ऋषभ अपने रूम में नशे से बेसुध पड़ा था। साधना और परम, शिवजी और रीना जी उसको संभाल रहे थे।
राधिका आराम से सो रही थी। अहम दूर सोफे पर बैठकर उसे निहार रहा था। राधिका की बात अहम ने सुन ली थी। अहम मन में राधिका को देखकर, तुम आज भी भाई को अपनी लाइफ में चाहती हो और मेरा प्यार तुम्हें दिखता ही नहीं। मैं तुम्हें और बांध कर नहीं रख सकता अब। पल पल मरने से अच्छा एक पल में ही मर जाना होता है। कल ही मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा और तुम्हें आज़ाद करके बहुत दूर चला जाऊंगा, जहां मैं भूल जाऊं कि कभी मोहब्बत की थी तुमसे। सुबह का वक्त नन्ही सो रही थी। वैभव ने नॉक किया तो नन्ही की नींद खुली। वो उठी और दरवाज़ा खोलकर वापस बेड पर बैठ गई। वैभव भी ठीक उसके सामने चेयर लेकर बैठ गया। नन्ही सिर झुकाकर बैठी थी। वैभव नन्ही के ऊपर नज़र जमाए बैठा था। अब तुम खुद कुछ बोलोगी या मैं उस ऋषभ राय से पूछने जाऊं? नन्ही उठी और वैभव के सीने से लग गई। वैभव, मुझे नहीं रहना उनके साथ। मुझे उनसे हर रिश्ता तोड़ना है। मैं छोड़ आई हूँ उनका घर। अब कभी नहीं जाऊंगी वहाँ। वो मुझसे नफरत करते हैं। वैभव, मैं ही निभाना चाहती थी इस शादी को। उनके लिए तो बस एक गलती थी, ज़बरदस्ती थी ये शादी। मुझे देखकर भी उनको तरस नहीं आया मुझ पर। मुझे धक्का दिया। नन्ही ने वैभव को सारी बात बता दी। रोते रोते नन्ही जमीन पर बैठ गई। वैभव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, पर नन्ही की हालत देखकर उसने खुद पर कंट्रोल किया और नन्ही का सर सहलाकर चुप कराने लगा। तुम कहीं नहीं जाओगी अब, यहीं रहोगी इस घर में। और वो राय तुम्हें हाथ लगाना तो दूर, नज़र भर देख भी नहीं सकता। ये वादा है वैभव व्यास का। वैभव ने नन्ही को उठाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। कहकर वैभव चला गया। दूसरी तरफ ऋषभ सो रहा था। उसका फ़ोन रिंग हुआ तो नंबर देखकर जल्दी से उठकर बैठ गया और फ़ोन पर, ठीक है मैं अभी आता हूँ, कहकर फ़ोन कट कर दिया। ऋषभ जल्दी से नीचे हाल में आया और बिना किसी को देखे बाहर जाने लगा। शिवजी ऋषभ को रोककर, कहाँ जा रहे हो तुम? उस लड़की को वापस लाने। क्यों? तुम तो उससे पत्नी नहीं मानते, फिर क्यों जा रहे हो उसे लेने? मेरे ना मानने से कुछ नहीं होता। दुनिया के सामने उसने कल खुद को मेरी पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया है। फिर वो कैसे जा सकती है मुझे बेइज्जत करके? उसे नहीं जाने दूंगा मैं। तो तुमने कौन सी इज्जत दी उसे? इस बार रीना जी ने सवाल किया। कोई कुछ भी कहे, उसे यहाँ आना होगा मेरे पास, मेरे घर में रहना होगा, मेरे पैर की जूती बनकर, जब तक ये रिश्ता है। ऋषभ, शिवजी ने कड़कती आवाज में कहा। पर ऋषभ तब तक घर से बाहर निकल गया था। राय फैमिली को किसी अनहोनी की आशंका का आभास हो गया था। सब किसी सोच में डूब गए। दूसरी ओर अहम सिर झुकाए राधिका के पापा के सामने था। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो अहम बेटा? तुम राधिका को नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ वो नादान है, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ रही। उसे वक्त दो, वो तुम्हें अपना लेगी एक दिन। जिस दिन उसे तुम्हारी अहमियत समझ आएगी, वो तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा चाहेगी। नहीं पापा, वो मेरा हर पल इम्तिहान ले रही है, मुझे मेरी नज़रों में गिरा रही है। जिस रिश्ते में मान सम्मान कुछ भी ना हो, उस रिश्ते में मैं कब तक अकेला चलता रहूं? वो मेरे साथ खुश नहीं है और मैं चाहता हूँ वो खुश रहे। इसलिए मैं उसे यहाँ भेज रहा हूँ और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहा हूँ। मैंने वकील से बात कर ली है। मैं राधिका को तलाक दे दूंगा जैसा वो चाहती है। नहीं बेटा, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हें राधिका की कसम, तुम उसे नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूँ, अगर तुमने मुझे कभी पिता माना है तो तुम मेरी बेटी को नहीं छोड़ोगे। ठीक है पापा, अगर आप चाहते हैं मैं राधिका को तलाक ना दूं तो नहीं दूंगा। इसलिए नहीं कि मैं उसे प्यार करता हूँ, बल्कि इसके लिए आपको पिता मानता हूँ। आपका हुक्म मेरी जान से बढ़कर है। यह बोलकर रहम चला गया। सहाय जी मुंह पर हाथ रखकर नम आंखों से उसे जाते हुए देखते रहे। ऋषभ की गाड़ी ब्यास हाउस के सामने आकर रुकी। कुछ देर अंदर बैठने के बाद ऋषभ गाड़ी से बाहर आया और ब्यास हाउस की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा खुला था। मेघा जी हाल में बैठी थी। ऋषभ अंदर आया और नन्ही का नाम लेकर जोर से चिल्लाया। हाल में बैठी मेघा जी की नज़र दरवाजे की ओर पड़ी तो वो ऋषभ को देखकर उठ खड़ी हुई। मेघा जी ऋषभ से, कौन हो तुम और इस तरह मेरे घर में घुसकर चिल्लाने का मतलब? नन्ही को बुलाओ, उसे कहो उसका पति आया है, ऋषभ राय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की?
वैभव ने कहा और ऋषभ के करीब आकर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। ऋषभ ने भी वैभव की गिरेबान पर हाथ डाल दिया। तब तक नन्ही भी बाहर आ गई थी। नन्ही ने जब ऋषभ और वैभव को इस तरह उलझते हुए देखा तो दोनों के पास आकर उन्हें अलग करने लगी, पर वो दोनों इस वक्त आग उगल रहे थे। राजेंद्र जी ने आकर दोनों को अलग किया तो दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। ऋषभ ने नन्ही की ओर जाकर उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने लगा, पर तभी वैभव ने नन्ही का दूसरा हाथ थामकर उसे खींचकर अपने पीछे कर लिया और वैभव ऋषभ को उंगली दिखाकर, तुम नन्ही को हाथ नहीं लगा सकते और ना ही इसे यहाँ से ले जा सकते हो, वरना वरना क्या क्या करोगे तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? तुम तुम भूल रहे हो कि तुम किसे उंगली दिखा रहे हो? ऋषभ राय को। और तुम मुझे मेरी ही पत्नी को ले जाने से कैसे रोक सकते हो? किस हक से? जानता हूँ तुम ऋषभ राय, एक घटिया इंसान को मैं उंगली दिखा रहा हूँ और नन्ही तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, और यह बात मैं उसका दोस्त होने के हक से कह रहा हूँ। दोस्त या आशिक? ऋषभ ने व्यंग से कहा। ऋषभ राय, तुम हद में रहो अपनी, वैभव ने भी गरजते हुए कहा। किस हद की बात कर रहे हो तुम? मेरी पत्नी को मेरे पास आने से रोक रहे हो, मेरे ही सामने उसका हाथ थाम रहे हो और हद में रहने के लिए मुझे बोल रहे हो। तुम दोस्त नहीं आशिक बन रहे हो, जानते हुए भी कि वो किसी की पत्नी है, फिर भी उसे अपने घर में पनाह दिए बैठे हो। कहीं मेरी पीठ पीछे दोस्ती की आड़ में नाजायज रिश्ता तो नहीं निभा रहे हो मेरी पत्नी के साथ? वैभव ने गुस्से से ऋषभ को एक पंच मार दिया। तुम्हारी ये घटिया सोच ही तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगी ऋषभ राय। ऋषभ ने भी वैभव को एक पंच मार दिया। राजेंद्र जी ने फिर से उन दोनों को अलग किया, फिर वैभव से। तुम शांत हो जाओ वैभव, ऋषभ से कहा। हमारे ही घर में आकर मेरे बेटे पर इस तरह के इल्जाम लगाने के लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम नन्ही को ले जाना चाहते हो, पर एक बार उससे पूछ लो वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है या नहीं। इस तरह उनके दोस्तों के पाक रिश्ते पर नाजायज की मोहर मत लगाओ। फिर नन्ही को देखकर, नन्ही बोलो, क्या तुम जानना चाहती हो? नन्ही जो कब से जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, वैभव और उसके रिश्ते को जिस नाम से ऋषभ ने जोड़ा था उसे अंदर तक कचोट गई थी। ऋषभ की बातें। वैभव के घर आने से पहले नन्ही ने यह तो सोचा ही नहीं था कि उसके और वैभव के लिए कोई ऐसी सोच भी रख सकता है। ऊपर से वो इंसान जो उसकी पत्नी होने का दावा करके उसे अपने साथ ले जाने आया है। नन्ही ने सर ऊपर उठाकर एक नज़र वैभव को देखा, जिसकी आंखों में उसे नमी दिख रही थी, और ऋषभ की ओर देखा तो उसकी आंखों में पति होने का घमंड। नन्ही उठी, ऋषभ की ओर बढ़ गई। ऋषभ के पास पहुंचकर नन्ही ऋषभ से, किस तरह के इंसान हैं आप? आपको जरा भी शर्म नहीं? मेरे और वैभव के रिश्ते को लेकर ऐसी सोच रखते हैं आप? फिर किस हक से मुझे अपनी पत्नी बोल रहे हैं? यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई। आपने ही तो कहा था ना, नहीं हूं मैं आपके काबिल। फिर क्यों लेने आए हैं आप मुझे? चले जाइए यहाँ से, मैं नहीं जाना चाहती आपके साथ। क्यों मेरे साथ नहीं जाना चाहती? तो इस घर में किस हक से हो तुम? मैं तुम्हारे और इस वैभव के बारे में जो बोल रहा हूँ वो सच ही है। नाजायज रिश्ता कायम कर रखा है तुम दोनों ने, तभी तो माना नहीं चाहती, और ये तुम्हें इस घर से जाने नहीं देना चाहता। तुम्हें अपने पति की फिजिकल नीड्स पूरी करनी है, ना कि किसी गैर मर्द की। ऋषभ राय, वैभव की आवाज़ और आंखों में बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। वैभव आगे आता उससे पहले ऋषभ के कुछ आदमी अंदर आए और मेघा जी और राजेंद्र जी को बांध दिया। वैभव आगे आता तभी कुछ आदमी वैभव पर वार करने लगे। 4-5 आदमियों की मार से वैभव ने ढाल हो गया और ऋषभ नन्ही को खींच कर ले गया और गाड़ी की बैक सीट पर धक्का देकर लॉक लगा दिया। नन्ही चिल्ला रही थी, पर ऋषभ पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऋषभ गाड़ी को एक अनजान रास्ते की ओर ले जा रहा था। नन्ही ने जब गाड़ी के शीशे के बाहर देखा तो अनजान रास्ता देख नन्ही ने अपना फ़ोन निकाला, जो कब से दुपट्टे में छुपा रखा था। नन्ही ने फ़ोन साइलेंट किया और जीपीएस ऑन करके वैभव को लोकेशन भेजकर फ़ोन गाड़ी की पिछली सीट के नीचे फेंक दिया। ऋषभ चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा लिए फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। नन्ही पीछे चिल्ला रही थी। जब ऋषभ से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी और गाड़ी से नीचे उतरकर नन्ही की तरफ का दरवाज़ा खोला, और जैसे ही नन्ही की ओर बढ़ा, नन्ही ने एक पंच मारा ऋषभ के मुंह पर। ऋषभ खुद को संभाल नहीं पाया और गिरने से पहले उसने गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ लिया
और नन्ही को बालों से पकड़ लिया। नन्ही छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ ने नन्ही को धक्का दिया और खुद भी बैक सीट पर आ गया। उसने नन्ही को बालों से पकड़ा और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जिससे नन्ही के होठों के किनारे से खून आने लगा। ऋषभ ने नन्ही के मुंह पर कपड़ा बांधा और पीछे का दरवाजा लॉक करके अपनी सीट पर वापस आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद गाड़ी एक खंडर के सामने आकर रुकी। ऋषभ एक हाथ में बैसाखी लिए उतरा और पिछली सीट का दरवाजा खोलकर नन्ही को बाहर निकाला। नन्ही अब भी खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद में लगी थी। ऋषभ उसे खींचकर खंडर के अंदर ले आया और जमीन पर धकेल दिया। ऋषभ नन्ही का मुंह एक हाथ से दबाकर, समझती क्या हो तुम खुद को? मुझ पर हाथ उठाओगी तुम? और वो तुम्हारा 2 कौड़ी का आशिक भी मुझ पर हाथ उठाएगा और ऋषभ राय चुपचाप देखता रहेगा? नहीं, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम और तुम्हारा वो आशिक जीवन भर पछताओगे। ऋषभ नन्ही के मुंह से कपड़ा हटाकर अपनी बेल्ट उतार ली। नन्ही जमीन पर घसीटती हुई पीछे जाने लगी, पर ऋषभ उसके करीब आता जा रहा था। नन्ही अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए, मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, प्लीज़। ऋषभ उसके करीब जाकर उसके बाल पकड़कर, पहले तो तुम्हें याद नहीं आया किसके सामने खड़ी हो तुम, और अब खुद को बचाने के लिए माफ़ी का ढोंग। और फिर ऋषभ अपनी बेल्ट नन्ही के जिस्म पर चलाने लगा। नन्ही दर्द से छटपटाते हुए पीछे जा रही थी, पर ऋषभ उसके और पास आकर उसके ऊपर वार कर रहा था। कुछ देर बेल्ट बरसाने के बाद ऋषभ नन्ही से, अभी तो तुम्हें इतनी ही सजा मिली है, मेरी बेइज्जती की बहुत सजा बाकी है अभी। ऋषभ ने नन्ही का दुपट्टा उसके जिस्म से अलग कर दिया। नन्ही दर्द में होकर भी खुद को बचाने की कोशिश में उठ रही थी, पर ऋषभ की मार से वो निढाल हो गई थी। ऋषभ ने नन्ही को धक्का दिया और जमीन पर लिटा दिया। नन्ही किसी लाश की तरह जमीन पर बिछ गई। ऋषभ उस पर झुककर उसके होठों को अपने होठों में दबाकर किस करने लगा। नन्ही खुद को छुड़ाने में नाकाम थी। उसकी आंखों के किनारों से आंसू निकल आए। नन्ही में अब इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो खुद को बचा पाए। ऋषभ ने नन्ही के कपड़े फेंके और अपने कपड़े उतारने लगा। नन्ही बोझिल आंखों से ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से नन्ही की कलाइयों को दबा दिया और नन्ही के ऊपर झुककर नन्ही के गले पर किस करने लगा, और थोड़ी देर में नन्ही के बदन पर ऋषभ के काटने के निशान बन गए। नन्ही की दर्द भरी सिसकियां उस खंडर की खामोशी को तोड़ने में नाकाम रहीं। ऋषभ अपनी पत्नी की इज्जत को तार तार कर रहा था, पर वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। दूसरी ओर वैभव को जब होश आया तो उसने अपने माता पिता को आज़ाद किया और नन्ही के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कैसे ऋषभ नन्ही को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। अपना फ़ोन लेकर वैभव जल्दी से बाहर की ओर भागा और गाड़ी स्टार्ट करके राय मेंशन की तरफ चला दी। थोड़ी देर में राय मेंशन के बाहर रुका और अंदर चला गया। साधना हाल में बैठी परी को पढ़ा रही थी। वैभव साधना के पास पहुंचकर, सुनिए। साधना ने सर उठाकर देखा तो खड़ी होकर वैभव से, आप कौन? इस तरह घर में कौन हो आप? तभी वॉचमैन भागते हुए अंदर आया और वैभव से, मेरी बात तो सुनिए, आप इस तरह घर के अंदर नहीं आ सकते। फिर साधना के आगे हाथ जोड़कर, बड़ी भाभी जी, मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, पर ये मुझे धक्का देकर अंदर आ गए। साहब जी को पता लगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। साधना वैभव से, कौन है आप? और इस तरह रोकने पर भी आप कैसे आए घर के अंदर? वैभव साधना से, अब आ ही गया हूँ तो बता देता हूँ सब कुछ। मैं नन्ही का दोस्त हूँ और उसे ले जाने आया हूँ। ऋषभ राय उसकी मर्जी के खिलाफ मेरे घर में गुंडे लाकर मुझे पिटवाकर मेरे मॉम डैड को बांधकर नन्ही को ले आया है। साधना हैरानी से, क्या? पर भाई तो अभी तक घर नहीं आए, ना ही नन्ही। वैभव परेशानी से साधना की बात सुनकर बाहर चला जाता है। साधना घर में सबको बुलाकर सब बता देती है, जो भी वैभव उसे बताकर गया था। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव उतर आते हैं। वैभव बाहर आकर खुद से, हो सकता है नन्ही उसके साथ ना गई हो और नेहा के पास चली गई हो, पर अगर वो जाती तो एक बार घर तो आती। उसके सामने ही तो मम डैड को बांध दिया था उसने। मुझे जख्मी देखकर वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। फिर क्या वो राय उसे कहीं ले गया? घर नहीं लेकर आया तो कहाँ लेकर गया होगा? उसका फ़ोन। वैभव नन्ही को फ़ोन करता है, पर फ़ोन की रिंग जाती है।
पर नन्ही फ़ोन नहीं उठाती। फिर वैभव कुछ सोचकर नेहा को कॉल करता है। दूसरी ओर नेहा फ़ोन उठाकर, हाँ बोलो वैभव। वैभव परेशानी से, नेहा नन्ही तुम्हारे वहाँ है क्या? नेहा, नहीं वैभव, नन्ही तो यहाँ नहीं है, पर हुआ क्या है? वैभव नेहा को सब कुछ बता देता है और नेहा वैभव से, तुम कहाँ हो? मैं ऋषभ राय के घर के बाहर हूँ। वैभव ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ, कहकर नेहा ने कॉल कट की और बैग उठाकर बाहर आ गई। वैभव ने जब फोन पर ध्यान दिया तो वहां नन्ही का मैसेज देखकर वैभव की आंखें बड़ी हो गईं। वैभव खुद से, इसका मतलब नन्ही किसी मुसीबत में है, उसने लोकेशन भेजी है। वैभव नेहा को कॉल करके वहीं आने को बोलता है जहाँ से लोकेशन भेजी गई थी। थोड़ी देर में दोनों वहां मिलते हैं और नन्ही की भेजी लोकेशन के जरिए उसकी लाइव लोकेशन की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ऋषभ अपनी नींद से शांत होकर नन्ही के ऊपर से उठकर कपड़े पहनने लगता है और नन्ही का दुपट्टा उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है। नन्ही बेबस सी अभी भी बस सिसकियां ले रही थी। उसकी आंखों के सामने बचपन के वो पल रील की तरह चल रहे थे। शादी की रस्मों में पड़े मंत्र उसके कानों में गूंज रहे थे और साथ में गूंज रही थी ऋषभ के शब्द जो उसकी इज्जत तार तार करते वक्त वो बोल रहा था। आंखें पत्थर हो गई थी नन्ही की, आंसू आंखों में दफन हो गए थे और नन्ही की आंखें बंद हो गईं। आज एक लड़की अपने पति के हाथों बेआबरू हुई थी। ऋषभ ने कपड़े पहने अपनी बैसाखी उठाई और नन्ही को उसी हाल में छोड़कर खंडर से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र सीट के नीचे पड़े फ़ोन पर पड़ी जिसमें नेहा का फ़ोन आ रहा था। ऋषभ ने फ़ोन स्विच ऑफ किया और दूर फेंक दिया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। नेहा को जब पता चला कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है तो वैभव ने चेक किया तो लास्ट लोकेशन दूर किसी सुनसान जगह की थी। दोनों के दिल में एक अनहोनी डर ने जगह बना ली थी। दोनों ही मोबाइल पर आ रही लोकेशन पर पहुंचे, गाड़ी से उतरकर उस खंडर के सामने खड़े थे। कुछ देर हिम्मत करके दोनों अंदर पहुंचे तो अंदर का नज़ारा देखकर वैभव और नेहा की आंखें फटी रह गईं। वैभव ने नन्ही को देखकर आंखें बंद कर लीं। नेहा ने जाकर नन्ही को अपने और नन्ही के दुपट्टे से कवर किया और बाहों में भर लिया और नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वैभव अपने हाथ की मुट्ठियां बांधकर जमीन पर मार रहा था। नेहा ने हिम्मत करके नन्ही को कपड़े पहनाए और वैभव नन्ही को बाहों में उठाकर बाहर गाड़ी तक लाकर गाड़ी की पीछे सीट पर लिटा दिया। नेहा चुप थी। नन्ही का सर अपनी गोद में रखकर वो पीछे बैठी थी। वैभव ने गाड़ी ब्यास हाउस के बाहर रोक दी और नन्ही को उठाकर अंदर रूम में ले गया। नन्ही को देखकर वैभव के माता पिता की आंखें भी बड़ी हो गईं। वैभव ने राजेंद्र जी से डॉक्टर को कॉल करने को कहा। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आकर नन्ही का चेकअप किया तो डॉक्टर राजेंद्र जी से, इसके साथ रेप हुआ है, आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वैभव आगे आकर डॉक्टर से, नहीं, इसका इलाज यहीं होगा और यह सब इसके पति ने किया है। आप फैमिली डॉक्टर हैं हमारे, इसलिए आपको बुलाया है। आपको ही इसका इलाज करना होगा। मैं इसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता। बोलते वक्त वैभव का चेहरा कठोर हो गया था। ठीक है वैभव, आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं इनका इलाज यहीं करता हूँ। कुछ सामान मंगवाना होगा आपको, जो चाहिए वो आ जाएगा, आप बस इसे ठीक कर दो। नन्ही का इलाज शुरू हो गया पर नन्ही अभी भी बेहोश थी। वैभव भी खामोश हो गया था। दूसरी ओर सब ऋषभ से नन्ही के बारे में पूछ रहे थे पर ऋषभ कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस उसने एक बार कह दिया था, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। राय मेंशन में सब परेशान थे। शिवजी ने वैभव को कॉल की तो वैभव ने उनको अपने घर आने को बोल दिया। शिवजी, रीना जी, साधना, परम और रहम जब ब्यास हाउस पहुंचे तो नन्ही की हालत देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। साधना और रीना नन्ही के पास आकर उसके चेहरे को छूकर फपक पड़ी। बेजान सी बिस्तर पर पड़ी नन्ही को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। साधना और रीना जी आंखों में आंसू लिए नन्ही के पास बैठ गईं। परम और रहम बाहर चले गए। ऋषभ भाई इस हद तक गिर सकते हैं, यह तो कभी सोचा ही नहीं था। अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार, इतना निर्दयता पूर्वक सलूक, क्या गलती थी नन्ही भाभी की? अहम आंखों में गुस्सा लिए बोल रहा था। सोच तो मैं भी नहीं सकता था कभी कि हमारा भाई राक्षस निकलेगा। परम ने भी नफरत से कहा। शिव जी भी बाहर आ गए।
अब आपको यहाँ से जाना होगा। मैंने आपको आपके बेटे की दरिंदगी दिखाने के लिए यहाँ बुलाया था। अब आप सब निकल जाओ यहाँ से, वैभव चिल्ला उठा था। वैभव की आवाज़ से साधना, रीना, वैभव के मम डैड और नेहा सब बाहर आ गए। शिवजी वैभव के आगे हाथ जोड़कर, हमें माफ़ कर दें बेटा, मैं नहीं जानता था ऋषभ ऐसा हरकत करेगा। बस। वैभव अपना हाथ दिखाकर शिवजी की बात को बीच में रोककर, बस करिए, ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है, जिसकी कीमत आज नंदनी ने चुकाई है। आपका बेटा इंसान नहीं, हैवान है। उसे सज़ा मिलेगी अपने किए की। बस एक बार नंदनी ठीक हो जाए, फिर वो खुद अपने हाथों से उस हैवान को सज़ा देगी। शिवजी सर झुकाकर, हमें भी इंतजार है अब उस दिन का। हम नन्ही को घर लेकर जाना चाहते हैं। कुछ भी हुआ हो, पर नन्ही पत्नी है ऋषभ की। हम चाहते हैं नन्ही के ठीक होने के बाद उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। निकल जाओ आप सब यहाँ से। नहीं जाएगी नन्ही आपके साथ कहीं। अब भी आप उस हैवान को नन्ही का पति कह रहे हैं, जिसे यह तक नहीं पता कि पत्नी होती क्या है। उसने तो नन्ही को एक राह चलती लड़की समझकर हैवानियत दिखा दी, और आप अभी भी नन्ही को उसके पास ले जाना चाहते हैं। चले जाइए यहाँ से, वरना कहीं यह ना हो मैं आपकी उम्र का लिहाज भूल जाऊं। राय फैमिली वहां से चली गई। वैभव वापस नन्ही के रूम में चला गया। नेहा भी उसके पीछे चली गई। नन्ही अब भी बेहोश थी। नर्स बार बार नन्ही को चेक कर रही थी। नन्ही बेहोशी में भी दर्द से करा रही थी। वैभव उसकी तकलीफ सहन नहीं कर पा रहा था। वो खिड़की के पास आ गया। नेहा नन्ही के पास बैठी रही। राय फैमिली घर पहुंची तो ऋषभ बाहर जा रहा था। शिव जी ने ऋषभ के आगे आकर उसे थप्पड़ मार दिया। ऋषभ की मुट्ठियां कस गईं, पर वो हिला नहीं। रीना जी ऋषभ का कॉलर पकड़कर, कितना बड़ा हैवान बन गया तू। नन्ही के साथ ऐसी हरकत, शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुझे शर्म क्यों आएगी? शर्म तो मुझे आनी चाहिए कि मैं तेरी माँ हूँ। तुझे जन्म दिया मैंने। काश तू पैदा होते ही मर जाता तो आज मेरी कोख पर कलंक नहीं आता। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा, जो तूने उसे जीते जी मार दिया? कुछ नहीं किया मैंने, और किस बिना पर आप सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं? मैं उसे लेने गया था, वो नहीं आई। अपने आशिक के साथ थी, और मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके साथ। आप सब किस बारे में बोल रहे हैं? ये सब साफ झूठ बोल गया। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। क्या देख रहे हैं आप सब? सच कह रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मेरे साथ नहीं आई वो। आप सबको किसी ने क्या कहा मुझे नहीं पता, पर अगर आप सब नहीं मानते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से। मैं जा रहा हूँ। ऋषभ बाहर निकल गया। सब असमंजस में देखते रहे। ऋषभ को एकदम नॉर्मल देखकर सब हैरान थे, और कहीं ना कहीं सबको उसकी बात पर यकीन भी हो गया। सब अपने अपने रूम में चले गए। ऋषभ अपने घर से निकलकर सीधा ऑफिस आ गया। अपने केबिन को लॉक कर वो चेयर पर पीछे सिर लगाकर आंखें बंद कर लीं। फिर अपने आप से, यह क्या किया मैंने? क्यों किया? क्या हो गया था मुझे? क्या सच में उसकी गलती नहीं थी? उसने बता दिया और मुझे सजा दिला दी तो? पर नहीं, कौन मानेगा उसकी बात? अगर कुछ हुआ तो बोल दूंगा, पत्नी है मेरी, हक है मेरा। पर इस तरीके से हक जताना कौन मानेगा? ऋषभ खुद ही अपने सवालों से जूझ रहा था। तभी केबिन में नॉक हुआ। ऋषभ मन में, इस वक्त कौन होगा? फिर सीधे बैठकर, कम इन। ऋषभ ने नजर उठाकर देखा तो राधिका थी। ऋषभ अपनी जगह पर खड़े होकर, तुम यहाँ क्यों? राधिका ऋषभ के करीब आकर, यू बास्टर्ड, तुमने ऐसी हरकत, किस किस्म के इंसान हो तुम? गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पर कि तुमसे प्यार किया मैंने। आज तक सिर्फ तुम्हें चाहती रही। ऋषभ उसे दूर धकेल कर, क्या बोल रही हो तुम? क्या किया मैंने? तुमने नन्ही के साथ? राधिका के बोलने से पहले ऋषभ, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें भी कह रहा हूँ, एक बार में समझ लो मैंने कुछ नहीं किया। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो ऋषभ, पर मुझसे नहीं। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से उस खंडर के अंदर से निकलते देखा था। जब तुम नन्ही को लेकर ब्यास हाउस से निकले थे, मैं तुम्हारे पीछे आई थी, पर मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। जब तक मैं वहां पहुंची तब तक तुम नन्ही के साथ। छी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। मैं कुछ करती उससे पहले ही वहां नन्ही के दोस्त पहुंच गए। ऋषभ राधिका का गला दबाकर, उसे दीवार के पास टिकाकर, अगर तुमने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारा भी वो हाल करूंगा जो नन्ही का किया है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे भाई की पत्नी हो।
वरना मुझे भूलने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझी तुम अपना मुंह किसी के सामने नहीं खोलोगी, कहकर राधिका को छोड़ दिया। राधिका लंबी लंबी सांसें लेकर जमीन पर बैठ गई। ऋषभ ऑफिस से निकल गया। राधिका खुद से, क्या नहीं किया मैंने तुम्हें पाने के लिए, आसना से इनकार करवाया। जब पता चला तुम नंदी को ढूंढ रहे हो तो तुमसे पहले मैं उस तक पहुंच गई। पिया के जरिए उसे तुमसे मिलने से पहले ही दूर कर दिया, पर उस पिया ने सारा खेल बिगाड़ दिया। फिर पिया को भी रास्ते से हटा दिया। और किस्मत का खेल देखो, जिस लड़की से दूर करने को इतने खेल खेले, वही लड़की तुम्हारी दुल्हन बन गई। पर तुम नहीं जानते, जिस लड़की को तुम बचपन से चाहते हो वो कोई और नहीं, नन्ही है, जिसकी आज तुमने यह हालत की है। और ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारे साथ साथ मैं भी नन्ही की गुनहगार बन गई। कभी माफ नहीं कर सकती मैं खुद को। राधिका रोते हुए बोल रही थी। ऋषभ दरवाजे पर खड़ा राधिका की बातें सुन रहा था। उसके जहन में बचपन की यादें ताजा हो गईं, जब वो नन्ही से मिला था। फिर जब वो दोबारा पिया से मिला, उसके दिमाग में नन्ही और पिया एक साथ चलने लगीं। ऋषभ मन में, इसका मतलब नन्ही वो लड़की है जो मुझे कानपुर में मिली थी, और पिया उसने झूठ कहा कि वो नन्ही है। मेरा दिया हुआ लॉकेट तो पिया के पास था। मतलब पिया जानती थी कि मैं नन्ही को ढूंढ रहा था, और पिया नन्ही की जगह मेरी लाइफ में आ गई। और मैंने नन्ही के साथ ये क्या कर दिया। मैंने अपने गुस्से में अंधा हो गया। जिसे मैं ढूंढ रहा था आज खुद अपने हाथों से दूर कर दिया। उसकी इज्जत के साथ खेल गया। कैसी होगी वो, मुझे जाना होगा उसके पास, माफ़ी मांगनी होगी उससे। उसे याद होगा क्या वो माफ़ करेगी मुझे? नहीं, वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। पर मैं मना लूँगा उसे। जब उसे पता चलेगा मैं कौन हूँ, वो माफ़ कर देगी मुझे। और नहीं करेगी तो मना लूँगा, आखिर पत्नी है वो मेरी। पता नहीं कितनी ही बातें सोचते हुए ऋषभ बाहर निकल गया। राधिका बहुत देर रोने के बाद किसी को फ़ोन करके, उसे लेकर आओ, लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी लेकर आओ। वैभव नन्ही को एकटक देख रहा था। नेहा वैभव के कंधे पर हाथ रखकर, वैभव, वैभव होश में आकर, हाँ खाना लेकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। भूख मुझे भी नहीं है वैभव, पर फिर भी खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब नन्ही को होश आएगा ना, तो तुम्हें भी होश में रहना है, मुझे भी। उसका कोई नहीं है वैभव, हम दोनों के सिवा। और जो उस पर बीती है ना, उससे संभलने के लिए नन्ही से ज़्यादा ताकत और हिम्मत हम दोनों को लगेगी। जैसे ही वो जागेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगी कुछ पता नहीं। पर अगर तुम टूट गए तो वो हार जाएगी। नहीं, अब मैं उसे हारने नहीं दूंगा। दो, मैं खाना खाता हूँ। नेहा और वैभव दोनों खाना खाने लगे। दूसरी तरफ ऋषभ ब्यास हाउस के बाहर खड़ा था। आज उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी उसने कदम बढ़ा दिए। अंदर पहुंचते ही देखा, वैभव सामने सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। ऋषभ के कदम रुक गए। वैभव की नज़र ऋषभ पर पड़ी तो वैभव की आंखों में खून उतर आया। वैभव ऋषभ की तरफ आया और उसकी कॉलर पकड़ ली। तुम तुम यहाँ क्यों आए अब? उसे जिंदा लाश बनाकर भी तुझे चैन नहीं मिला, या यह देखने आया कि वो मर गई या नहीं? तो सुन, मर गई है वो। मार दिया तूने उसे, सांसें चल रही हैं, पर जबरदस्ती वो होश में आना ही नहीं चाहती। सिर्फ तेरी वजह से, तेरी हवस ने मेरी नंदी को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया। क्या कसूर था उसका? वो तो अपनी बहन की शादी में गई थी। उसे क्या पता था वो भाग जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी तुमसे? और तुम नहीं थी पसंद तो छोड़ देते उसे। पर उसे यह सजा देने की क्या जरूरत थी? वैभव ने ऋषभ का कॉलर झटक दिया। ऋषभ के मुंह से एक शब्द भी ना निकला था आज। वैभव दूसरी तरफ मुंह करके, तुम सोच रहे होगे मैंने पुलिस को क्यों नहीं बताया और तुमसे इतनी नरमी से बात कर रहा। ऋषभ बस ऊपर रूम की ओर देख रहा था। वैभव ने पीछे मुड़कर ऋषभ को देखा। ऋषभ की नज़रों का पीछा करके वैभव ऋषभ से, ऊपर ही है वो, जाओ देख लो, क्या सजा दी है तुमने, क्या हालत की है उसकी। आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जो भी करे नन्ही खुद करे। मैं चाहूँ तो एक पल में तुझे ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारा अंत तो अब तय है, वो भी नन्ही के हाथों। ऋषभ हैरानी से वैभव को देख रहा था। जाओ देख लो अपनी पत्नी को, पर एक बात याद रखना, अब उसे छुआ भी तो तुम एक पल भी और सांस नहीं ले पाओगे। वैभव की बात सुन ऋषभ बाहर निकल गया। वैभव नंदनी के पास चला गया।
रूम में पहुंचकर वैभव नंदिनी से, वो आया था, फिर आया था, वो इतना करने के बाद भी, और एक तुम हो कि होश में आने का नाम ही नहीं ले रही हो। चाहती क्या हो तुम? उसे जिंदा देखकर मैं तड़पता रहूं? उठो नन्ही, सजा दो उसे। उसे जीने का कोई हक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो और जिए, और ये काम तुम्हें करना है नन्ही। तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। ऋषभ राय को उसके किए की सजा देनी होगी। तुम नहीं जानती मैं खुद को कैसे रोके हुए हूँ, नहीं तो आज मैं उसे खत्म कर देता। मुझे हर सजा मंजूर है नन्ही, पर उसे सजा तुम दोगी, वो भी जल्द। वैभव फपक कर रो पड़ा। नेहा की आंखें भी छलक गईं। नेहा मन में, ये कैसी मोहब्बत है महादेव, जिसमें दर्द ही दर्द है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।